नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम लोग लगातार देख रहे थे और यहाँ पर हम डायनेस्टीज के बारे में देख रहे हैं। तो आज देखना है आगे का, मतलब पीछे का हमने जो कंप्लीट किया था वो यहाँ से शुरू होता था। इसमें हमने देखा कि जो मेकल का पांडव वंश था, मेकल अर्थात ये मैकाल से जोड़कर देखा गया, तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है शैल वंश के बारे में और उसी क्रम में हम देखेंगे राष्ट्रकूटों को। तो आइए इसे शुरू करते हैं। और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है, बिल्कुल ऐसी ही इंग्लिश वाली भी आएगी। फिलहाल इसे देखते हैं। तो देखिए, शैल वंश जो है ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में महाकौशल जो क्षेत्र था उसके पश्चिमी भाग में उदित होता है या इसकी स्थापना होती है। ये शैल वंश जो है इसकी स्थापना, ये राजवंश है, कहाँ पर होती है? महाकौशल का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर होती है। और इस वंश का जो ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र अभिलेख पहले के समय के होते थे, तो इनसे काफ़ी कुछ सूचनाएं प्राप्त होती थी। तो ये बालाघाट जिले में राघोली वाला इलाका है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसमें शैल वंशीय जो नरेश है उनकी वंशावली प्राप्त होती है। तो वंशावली मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इससे हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है। और इस ताम्रपत्र लेख के हिसाब से इस वंश का प्रथम नरेश जो था वो श्रीवर्धन था और इसका जो पुत्र था वो पृथुवर्मन था। ये पृथुवर्धन था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। मतलब इसका जो पहला राजा था वो कौन था, या संस्थापक आप कह सकते हैं, वो श्रीवर्धन था। और उसका बेटा यानी उसका जो सक्सेसर होता है वो पृथुवर्धन होता है। और पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता था। उसका पुत्र सौरवर्ध था और इसके 3 पुत्र थे। यहाँ पे सौरवर्धन होगा, ठीक है, ये न थोड़ा सा दूर हो गया है। सौरवर्धन था और इसके यहाँ पर जो पुत्र थे, ये डायनेस्टीज दी हुई हैं तो इनका क्रम आप देखेंगे। ये 3 पुत्र थे और उसमें से एक ये बंगाल और बिहार के राजा को मारकर, जिसे कि पौंड्र देश कहा जाता था उस समय, तो वहाँ के राजा को मारकर उस देश को जीत लेता है। अर्थात ये जो शैलवंशी राजा हैं ये प्रतापी हैं। इन्हें आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पृथुवर्धन था वो गुर्जर प्रदेश को जीत रहा है, वैसे ही उसके जो पुत्र हैं या उसकी जो आगे की वंशावली है वो बंगाल और बिहार के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रही है। तीसरा पुत्र जो था उसने काशी के राजा को मारकर काशी को अपने अधीन कर लिया। अब यहाँ पराजित करना एक अलग बात होती है और मार देना ये दूसरी बात होती है। तो मारने का मतलब ये है कि ये निर्दयी भी थे, सिर्फ महत्वाकांक्षी और विजेता ही नहीं थे बल्कि निर्दयी भी थे, ऐसा आपने देखा। उसी क्रम में और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया कि तीसरे पुत्र ने काशी के राजा को मारा और उसके बाद उसका पुत्र जयवर्धन प्रथम हुआ और जयवर्धन ने विंध्य के नरेश को परास्त करके वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। तो ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जयवर्धन का पुत्र श्रीवर्धन द्वितीय हुआ जो कि विंध्य का स्वामी बना और उसका पुत्र जयवर्धन द्वितीय हुआ जिसने कि ताम्रपत्र को श्रीवर्धनपुर से प्रचलित करके सूर्य मंदिर जो भोगार्थ खड्डिका नाम का ग्राम है उसमें दान में दिया था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ताम्रपत्र वाला लेख था उसको श्रीवर्धनपुर से इसने प्रचलित कराया। ताम्रपत्र लेख लिखवाने वाले जो शासक होते थे वो कुछ और होते थे और पीछे की डायनेस्टीज के बारे में जब उसमें ब्यौरा दर्ज होता था तो पूरा ताम्रपत्र लेख एक वंशावली की जानकारी देता था। वही चीज़ यहाँ भी है। और सूर्य मंदिर का जो भोगार्थ, यहाँ पे भोगार्थ का मतलब ये होता है कि जैसे उसके पालनार्थ मंदिर का जो खर्चा पानी होता है उसको निकालने के लिए खड्डिका नाम का ग्राम यहाँ पे दान में दिया था। इस पूरे वाक्य का मतलब यह है कि जो ताम्रपत्र लेख है उसको श्रीवर्धनपुर से प्रचलित करवाया जाता है। उसके अलावा सूर्य मंदिर के खर्चे पानी के लिए खड्डिका नाम का जो गांव है उसको दान में दिया जाता है। दान में देने का मतलब यह है कि वो मंदिर की संपत्ति हो गई, वहां से जितना भी टैक्स वसूला जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, वो सब खर्चा मंदिर के ही जितने भी खर्चे पानी है उसमें जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रकूटों को देख लेते हैं। ये छोटा सा था। राष्ट्रकूटों की कई शाखाएं थी, आप जानते ही हैं, आपने इतिहास में पढ़ा है। और इसमें से कम 2 शाखाएं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें से कम 2 शाखाएं जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके कुछ हिस्सों पर 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक बनी रही। इनका जो पूरा दौर है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है और 10वीं तक बना रहता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रह जाते हैं इस समय तक, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इनकी जो वर्चस्व वाली स्थिति है वो देखी जाती है। राष्ट्रकूटों की एक शाखा 7वीं 8वीं जो शताब्दी है उसमें बैतूल अमरावती क्षेत्र पर राज्य करती थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वंश के 4 ज्ञात राजाओं के नाम हमें दिखाई देते हैं। इसमें दुर्गराज है, गोविंदराज है, स्वामिकराज है और नत्रराज युद्धासुर है। इस प्रकार से ये नाम है। और इसमें से जो युद्धासुर था उसका ताम्रपत्र लेख बैतूल जिले का जो तिवरखोड़ नाम का स्थान है वहां से प्राप्त होता है। तो ये जो अभिलेख जहां जहां से प्राप्त हुए हैं इसमें पूरी कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी कहानी आपके लिए तब महत्वपूर्ण होगी जब आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा या आपने ऑप्शनल हिस्ट्री ले रखा है या मेंस देने जा रहे हैं। लेकिन प्रीलिम्स के पर्पज से अगर आपको देखना है तो बस इतना देख लीजिएगा कि इसमें जो जिलेवार अभिलेख या ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और किस समय के हैं। इनसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह ताम्रपत्र अचलपुर यानी महाराष्ट्र का जो अमरावती जिला है वहां से प्राप्त हुआ है, जिसे कि एलिचपुर के नाम से जाना जाता है। और शक संवत 553 में इसको प्रचलित किया गया था।
उसके बाद देख लीजिए यहाँ कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि इंद्रगढ़ से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में नटराज का उल्लेख प्राप्त होता है। असल में ये नटराज था, इसका नाम बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे नटराज लिखा हुआ है, तो कुछ मूल नाम होते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर संभवतः 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में दक्कन के कुछ प्रमुख राष्ट्रकूट शाखा जो थी उनका शासक दंतिदुर्ग था, और उसके द्वारा इस शाखा का पराभव करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। मतलब यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि दंतिदुर्ग के द्वारा ये जो पूरा साम्राज्य है इसे अधिकृत कर लिया गया। तो ये कुछ सूचनाएं हैं। राष्ट्रकूट वंश की दूसरी शाखा मान्यखेत से राज्य करती थी, और इस शाखा से संबंधित 4 अभिलेख मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। और इनसे तथा शाखा के शासकों के अन्य अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि विभिन्न राजाओं के काल से मध्य प्रदेश में एक बड़े भाग पर राजवंश का, मतलब इस राजवंश का आधिपत्य था। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग जो था उस पर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य था, ये हम देखते हैं। और मान्यखेत के जो राष्ट्रकूट थे वो यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होते हैं। हमने देखा ना कि इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उसमें से जो मान्यखेत वाली शाखा थी वो ज़्यादा प्रभावशाली थी, ऐसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का सर्वप्रथम जो शक्तिशाली राजा था वो दंतिदुर्ग था। आपने देखा कि यहाँ पर एक शाखा दूसरी को निगल रही है, यानी अपने अंदर मर्ज कर रही है। थे ये भी राष्ट्रकूट ही, लेकिन ये दूसरे क्षेत्रों में पनपे हुए थे। तो यहाँ पर दंतिदुर्ग ने क्या किया, जो इनकी मध्य प्रदेश वाली शाखा थी या मध्य भारत में फैली हुई शाखा थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ आपने देखा। और 733 ईस्वी के लगभग वो राजा बनता है। समनगढ़ और एलोरा से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें उसकी जो जीत है यानी विजय हैं उनका उल्लेख प्राप्त हुआ है। और ऐसा कहा गया है, उन्हीं अभिलेखों की भाषा यहाँ पर लिखी जा रही है, कि उसने माही, महानदी और रेवा उस समय नर्मदा का नाम हुआ करता था, तो इनके तटों पर कई सारे युद्धों को लड़ा था। और कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालव, लाट तथा टंक, ये जो क्षेत्र थे, तत्कालीन नाम है, उस समय के ऐसे नाम थे, उन पर विजय प्राप्त की थी। और एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि उसके मालोलाट और टंक पर विजय प्राप्त करके एक अन्य अभिलेख को मतलब इसमें ये कहा गया है, देखिए वाक्य जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि मालोलाट और टंक जो है वहाँ पे इसने विजय प्राप्त की थी। और साथ ही साथ एक जो अन्य अभिलेख है उससे मालवा विजय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ सूचनाएं हैं। और उसने उज्जैनी पर आक्रमण करके वहाँ के गुर्जर शासक को पराजित करके बंदी बना लिया था। और विजय जब प्राप्त होती है, जब शासक कोई बंदी बना लेता है तो निश्चित रूप से वहाँ जीतता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विजय के उपलक्ष्य में वहाँ पे हिरण्यगर्भ को दान दिया था। हिरण्यगर्भ जो होता था एक प्रकार का स्वर्ण दान होता था। ये प्राचीन काल में दिया जाने वाला एक महादान होता था, और इसको वही राजा दे सकता था जो कि बहुत ज़्यादा समृद्धिवान हो, क्योंकि स्वर्ण इतना सस्ता तो है नहीं। तो इसके बारे में आपने देखा। और इन वर्णों से ये पता चलता है कि 750 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग इसके राज्य के अंतर्गत हो गया। मतलब यहाँ पे जो मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे उनके विषय में पता चलता है। और दंतिदुर्ग के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो दंतिदुर्ग का जो अधिकार क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी व्यापक हो गया था, ऐसा हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय और ध्रुव, ये सब थे, मतलब ये सक्सेसर हैं। तो इनके शासनकाल में मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य जो है वो यथावत रहता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। शासक होने के साथ साथ महत्वाकांक्षा का होना भी आवश्यक होता है, तो ये महत्वाकांक्षी था। और दक्कन में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करके उसने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर किया। जब पूरा जो नीचे का दक्कन वाला पठारी क्षेत्र था वो अधिकांश या अधिकतर आप कह सकते हैं ये इसके कब्जे में आ गया, तो उसके बाद इसका ध्यान गया उत्तर की ओर कि चले उधर विजय प्राप्त करें। ऐसे ही होता था, जैसे उत्तर वाले शासक होते थे तो उनकी महत्वाकांक्षा जब बहुत ज़्यादा फैल जाती थी तो वो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र विजित कर लेते थे, उसके बाद दक्षिण की ओर पैर बढ़ाते थे। तो इस प्रकार का काम इसने भी किया, इसने उत्तर की ओर कदम बढ़ाया। और देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से भोपाल और झांसी से होता हुआ, मतलब भोपाल से होता हुआ झांसी गया, अर्थात भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश हो गया और झांसी अर्थात उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड वाला एरिया, तो वहाँ से वो आगे बढ़ता है। और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध में पराजित होकर वह राजपूताना भाग गया। मतलब उसे पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। और आप जानते हैं कि कन्नौज में त्रिकोणीय संघर्ष होता है और उसमें अंत में जो गुर्जर प्रतिहार हैं वही विजयी होते हैं, लेकिन तत्काल तौर पे राष्ट्रकूट भी हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कन्नौज को महोदय नगरी कहा जाता है, तो उस समय उसका वैभव चरम सीमा पर था। और हर्ष के पतन के बाद या हर्ष के समाप्त होने के बाद यहाँ की स्थितियाँ और बिगड़ती हैं। मतलब यहाँ कोई मान्य उत्तराधिकारी नहीं रहता है या कोई योग्य शासक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे क्षेत्र पर बहुत से लोगों की आंख गड़ी रहती है, और उसमें से राष्ट्रकूट भी एक थे। अब देखिए कन्नौज का शासक चक्रायुध, ये आप देख रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पे बंगाल का पालवंशी शासक धर्मपाल, इन्होंने आत्मसमर्पण कर अपनी रक्षा के लिए गोविंद तृतीय के इस अभियान में उसके अनुज इंद्र, जिसे कि मालवा का शासक नियुक्त किया गया था, उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी लेकर मालवा में उसके आवागमन मार्ग की रक्षा करना पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे ये ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं, और जो पालवंशी राजा था धर्मपाल, और इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहारों को आप देख रहे हैं, ये उस समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं।
अब इसके बाद ये कहा गया कि अभिलेखों के वर्णन के हिसाब से अभियान करते हुए गोविंद तृतीय जो था वो हिमालय तक जा पहुंचा था। देखिए, अभिलेख में जो बातें कही जाती हैं वो थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, क्योंकि अभिलेख राजा ही लिखवाता है। तो राजा अपने बारे में कमी क्यों लिखवाएगा, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाएगा, जो प्रशंसा है उसको चौगुना बढ़ाकर लिखवाएगा। ये प्रवृत्ति होती है, हर आदमी चाहता है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि ये हिमालय तक जा पहुंचता है, यानी एकदम जो उत्तरी छोर है भारत का वहां पहुंच जाता है। तत्पश्चात वह अपनी राजधानी की ओर लौटता है और रास्ते में, यहाँ देखिए रास्ते में क्या क्या करता है, तो मालवा, कौशल, कलिंग, बंग, डाहल और औंड्रक या जो पौंड्रक देश थे उनको जीतते हुए ये मालवा क्षेत्र में जो मंदसौर जिला है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मालवा क्षेत्र में मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ नामक स्थान से अपने शासनकाल का एक अभिलेख दर्ज करवाता है, जो कि वहीं से प्राप्त होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो वहीं पर लिखा गया है और वहीं से प्राप्त होता है। कौशल में संभवतः उसने चंद्रगुप्त नाम के राजा को पराजित किया था, जैसा कि जो संजान नाम का क्षेत्र है वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है, मतलब ये ताम्रपत्र लेख है, उससे सूचना मिलती है कहाँ पर किस राजा को पराजित किया था। तो ये ताम्रपत्र लेख इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब इन जितनी भी जीते हैं उसके अलावा और कोई विजय का वर्णन यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। अब यहाँ पर गोविंद तृतीय जो कि महत्वाकांक्षी शासक था, इसका राज्यकाल 783 ईस्वी से लेकर 814 के बीच का माना जाता है। अब इसका जो गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी था वो अमोघ वर्ष प्रथम था और इसका जो समय है वो 814 से 878 है। और उसके बाद उसका जो पुत्र है कृष्ण द्वितीय, ये गद्दी पर बैठता है और त्रिपुरी के कलचुरी राजा कोक्कल प्रथम की कन्या से इसने विवाह किया था। और इस वैवाहिक संबंध के कारण उसने शत्रुओं के साथ युद्ध करने में कलचुरियों की बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त की। मतलब कलचुरी जो थे इनके संबंधी बन गए थे, तो इन्हें सपोर्ट करते थे, सैन्य सहयोग देते थे। और यह सहायता विशेष रूप से उसके जो शत्रु थे पूर्वी चालुक्य राजा विजयादित्य तृतीय, उनके साथ संघर्ष करने पर प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर देखिए, जो त्रिपुरी का कलचुरी राजा था वो विजयादित्य तृतीय के खिलाफ इनके जो संघर्ष का अभियान रहता है उसमें योगदान देता है, अपनी सेना का सपोर्ट देता है। इसके बाद पीठापुरम जो है वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसमें कहा गया है कि विजयादित्य ने, यहाँ देखिए, चक्रकूट जिसे कि आधुनिक बस्तर जिले का मध्य भाग कहा जाता है उसको जला डाला, मतलब वहाँ पे आग लगवा दी, ऐसा देख रहे हैं आप। किरणपुर जिसे कि बालाघाट जिले में स्थित एक क्षेत्र के तौर पर पहचाना गया है, उस पूरे इलाके को आक्रांत किया, मतलब ये आतंक फैला दिया। पूरा जो इसका यहाँ पे आधिपत्य आप देख रहे हैं उसमें आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया। मालवा पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण द्वितीय को गुर्जर प्रतिहार शासक भोज के साथ युद्ध करना पड़ा और कृष्ण के पुत्र जगतुंग, इनका विवाह त्रिपुरी के शासक शंकरगढ़ की जो कन्याएं थी, यहाँ पे कन्याओं के नाम दिए, लक्ष्मी और गोविंदामा, इनके साथ हुआ था। और कृष्ण की मृत्यु जो है ये 914 ईस्वी में, 914 ईस्वी का जो अंतिम दौर था उसमें हो जाती है। तो ये कुछ सूचनाएं हैं, बस इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राजा किस समय किस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। डेट जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो ताम्रपत्र लेख है वो महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कृष्ण द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वो इंद्र तृतीय होता है। शासनकाल देख लीजिएगा 914 से लेकर 922, और उसने भी त्रिपुरी का जो कलचुरी राजा मतलब कलचुरी राजाओं का पूरा क्षेत्र था उसमें राजकन्या वैजाबा से विवाह किया और दोनों राजवंशों के बीच में नज़दीकी आती है। तो इस प्रकार से ये मित्र बने रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये जो कृष्ण द्वितीय और उसके बाद इंद्र तृतीय को आप देख रहे हैं, ये सब कलचुरियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, संबंधी वाला जो व्यवहार है वो करते हैं। और इंद्र तृतीय का जो एक अभिलेख है वो मंदसौर का जो एक स्थान था इंद्रगढ़, जो कि इसी के नाम से रखा गया था, वहां से प्राप्त होता है, अर्थात मंदसौर से प्राप्त होता है। और छोटे से शासनकाल में आप देख रहे हैं कि ये जो इंद्र तृतीय है इसका शासनकाल बहुत बड़ा नहीं है, 914 से शुरू होता है और 922 में खत्म हो जाता है। तो इस छोटे से शासनकाल में इसने गुर्जर प्रतिहार, जो महिपाल नाम का राजा था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था महिपाल, तो उसको पराजित करके उसकी राजधानी कन्नौज पर अधिकार कर लिया। देखिए, कन्नौज के मामले में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। कभी लगता था कि ये जो राष्ट्रकूट है इनका पलड़ा भारी है, कभी ऐसा लगता था कि जो बंगाल के शासक हैं वो यहाँ पर हावी हो रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और कन्नौज का क्षेत्र उन्हें स्ट्रेटेजिक बेसिस पर यानी रणनीति के आधार पर अच्छा दिखाई देता था, तो सब कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अंत में जो इसकी निर्णायक विजय होती है वो राष्ट्रकूटों की नहीं होती है, वो गुर्जर प्रतिहारों की होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इंद्र तृतीय के बाद की जो वंशावली है उसमें अमोघ वर्ष द्वितीय का नाम आता है और उसके बाद उसका जो छोटा भाई था गोविंद चतुर्थ, उसके द्वारा उसकी हत्या करके सिंहासन पर गोविंद चतुर्थ का कब्जा हो जाता है। लेकिन गोविंद चतुर्थ अच्छे चरित्र का नहीं था, यहाँ आप देख रहे हैं। और यही कारण था कि यहाँ जो मंत्री या जो उसकी प्रजा थी, उसका जो दरबारी पूरा महकमा था, वो उसे पसंद नहीं करता था। राजा अच्छा नहीं था तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और उसके चाचा अमोघ वर्ष ने अपने संबंधी त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे उनसे सहायता मांगी और समकालीन जो कलचुरी शासक थे, अब यहाँ देखिए कलचुरियों के साथ इनके पहले से ही अच्छे संबंध हैं, तो अमोघ वर्ष को जो विपत्ति का समय रहता है उस समय ये जाके कलचुरियों से सहायता मांगता है। परिणाम क्या होता है? अमोघ वर्ष का विवाह युवराज देव की कन्या कदंक देवी से हुआ था। ये कंदक देवी हैं, तो इनसे हुआ था, अर्थात संबंध पहले से जुड़े हुए थे। तो कलचुरी शासक ने क्या किया? अपने दामाद की सहायता करने में कोई कसर नहीं रखी
और उसके बाद फिर अमोघ वर्ष का जो शासन है वो फिर से स्थापित होता है। अमोघ वर्ष तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण तृतीय होता है और ये 939 का जो अंतिम भाग था उसमें सिंहासन पर आसीन होता है। और इसके राज्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके राज्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ये उसके द्वारा उत्तर भारत पर जो आक्रमण किया गया था, उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण करके एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। तो ये वाली जो घटना थी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ नाम याद करिएगा, मतलब बुंदेलखंड पर आक्रमण करके एक बड़े भाग पर कब्जा करने वाला और उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला ये था कौन? ये कृष्ण तृतीय था और इसका जो समय है उसे देख लीजिएगा। इसके बाद आप देख लीजिए इसका उल्लेख जो है, मतलब इसमें शिलालेख और अभिलेख जो है इस बात की पुष्टि करते हैं। तो 2 अन्य अभिलेख जो है वो छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं और एक प्रशस्ति उसने लिखवाई थी, तो प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख था और ये मैहर के पास में जो जूरा नाम का स्थान है वहाँ से प्राप्त हुआ है। मैहर जो क्षेत्र है वहाँ के जूरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, महिमा मंडन किया जाता है और उसको दर्ज किया जाता है चट्टानों पर या किसी धातु के पतले पल्लड़े पर। इसे आपने देखा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कृष्ण तृतीय जो है ये मालवा पर भी हमला करता है और परमार शासक था सियक, उसको पराजित करके उज्जैनी पर कब्जा कर लेता है। ये एक बड़ी चीज। सियक ने इस पराजय का बदला कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिंग के साथ लिया और राष्ट्रकूट राजधानी मानिखेत पर हमला कर दिया। जैसे इसके राज्य पर हमला हुआ था वैसे इसने उसका जो रिप्लाई है वो किया और इनकी राजधानी पर हल्ला बोल दिया। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी उस समय मानिखेत थी और उस पर आक्रमण होकर उसको पूरी तरह से लूट लिया जाता है। यहाँ पर कूट नहीं होगा, लूट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इस घटना से हताश होकर खोटिंग की, यहाँ आप देख लीजिए 772 में मृत्यु हो जाती है, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बात हो रही है अभिलेखों की, वंशावली को आपने देखा। अब राष्ट्रकूट वंशीय जो कुछ सामंत हैं, राजा तो होते ही थे, साथ में जो छोटे स्तर के अधिकारी होते थे उनको सामंत कहा जाता था, इनका भी दर्जा ऊंचा होता था। तो ये जो सामंत हैं इनके अभिलेख मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो उसे आप देख रहे हैं जबलपुर जिले में जो बहुरी बंध है, ये स्थानों के नाम बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। बहुरी बंध है, वहाँ से राष्ट्रकूट महासामंताधिपति थे और इनका नाम था गोल्हड़ देव। इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और ये जैन मूर्ति पर उत्कीर्ण किया गया है। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी शासक गयाकर्ण के शासनकाल में गोल्हड़ देव के द्वारा शांतिनाथ के जिनालय, मतलब जो मंदिर होते थे या इनका धर्मस्थल होता था, उसके निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। और इस प्रकार से शांतिनाथ कौन थे? ये तीर्थंकर थे, आप जानते ही हैं, जैन धर्म से इनका संबंध था। तो इनके लिए जो पूरा एक आश्रम क्षेत्र या एक मंडप है उसका निर्माण ये गोल्हड़ देव के द्वारा करवाया गया था। और ये जानकारी प्राप्त होती है जो बहुरी बंध का अभिलेख है उससे। और ये है कहाँ पर? तो ये जबलपुर जिले में वर्तमान में स्थित है। इसके बाद महामांडलिक राणक जयसिंह, ये जयंत सिंह थे और राणा इन्हें कहा जाता था। राणक शब्द जो है ये राजा के लिए यही इस्तेमाल होता है। तो इनका हेम सिंह के साथ युद्ध होने का भी ब्यौरा प्राप्त होता है। तो यहाँ जो स्तंभ लेख है उसे ध्यान दीजिए। देखिए इस प्रकार से दमोह जिले का जो पिपरिया है असल में ये, वहाँ से प्राप्त एक स्तंभ लेख में विक्रम संवत 1198 की जो सूचना है या तिथि है वो दर्ज है। और राष्ट्रकूट महामांडलिक राणक जयंत सिंह इनका हेम सिंह के साथ युद्ध होने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये जो युद्ध है इनका ब्यौरा मिला। और तीसरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो विदिशा जिले का जो पठारी क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ है और विक्रम संवत 917 का वो माना जाता है। और इसमें किसी राष्ट्रकूट परबल के द्वारा, मतलब ये कौन राष्ट्रकूट था एग्जैक्टली उसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है। तो राष्ट्रकूट परबल के द्वारा गौरी यानी विष्णु या कृष्ण के मंदिर में गरुड़ ध्वज के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। ये असल में क्या है? ये भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का मंदिर है और इसमें गरुड़ ध्वज के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। और जो निमाड़ जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जेठपई नाम का स्थान है, इसे आप देख रहे हैं। वहाँ से राष्ट्रकूट साम्राज्ञी का शक संवत 708 का एक ताम्रपत्र लेख भी प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी और इससे एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूटों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगर आप पूरी डायनेस्टी का ब्यौरा नहीं भी पढ़ सकते हैं, जो छोटे बड़े बहुत सारे आपने पीछे देखे हैं, तो कम से कम राष्ट्रकूटों के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य या उनके अभिलेख हैं उनको देख कर जाइएगा। इससे भी आपका काम काफ़ी हद तक बन सकता है। इसके बाद अब गुर्जर प्रतिहारों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने पीछे जिक्र सुना है और हमने देखा कि राष्ट्रकूटों के साथ इनका संघर्ष भी होता है। तो उज्जैनी तथा कान्यकुब्ज यानी कन्नौज जो क्षेत्र था, वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है और कैसे ये लोग चलते हैं आगे वो देखना है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 8वीं शताब्दी ईस्वी का जो प्रथम चरण था उसमें उज्जैनी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई और इस वंश का जो सर्वप्रथम शासक था वो नागभट्ट प्रथम था। पहले शासक का नाम आपको अंतिम रूप से याद करना होगा। और उसके बाद देखिए उसके पूर्वज के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है, मतलब नागभट्ट या नगभट्ट जो था उसके पीछे के माता पिता कौन थे या उसके पीछे की पीढ़ियां कैसी थी, कहाँ से वो लोग आए थे, ये सब जानकारियां नहीं प्राप्त होती हैं। बस यहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके राज्यकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान जो है वो उसके राज्यारोहण की तिथि 730 ईस्वी जो है उसके लगभग मानते हैं,
यानी 730 ईस्वी के आसपास उसका राज्याभिषेक होता है तथा शासनकाल जो है वो 556 तक चलता है। यहाँ पर देखिए ये 556 नहीं है, ये 756 है, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं जा सकते, ये ईसा पूर्व तो है नहीं, तो यहाँ पर ये 756 होगा, यहाँ तक माना जाता है। ये अधिकांश विद्वानों का मत है, तो जो अधिकांश होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, मेजॉरिटी की ओर लोग जाते हैं। अब देखिए उसके समय की ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका समय कौन सा है। जब कोई भी चीज़ विवादास्पद होती है तो उस पर प्रश्न नहीं बनता है, जो एग्जैक्ट जानकारी है उस पर इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध करके उन्हें खदेड़ देना था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो 700 वाला समय चल रहा था, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये 6वीं और 7वीं शताब्दी वाला जो समय था, इसमें आते आते अरबों का प्रभाव फैलने लगा था। अरब जो है वो भारत की ओर अपनी जो क्रूर निगाह है उसको गड़ा चुके थे, और ऐसी स्थिति में अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध करके उन्हें खदेड़ देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस समय अरबों ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण करके अनेक राज्यों को जीत भी लिया था, यानी ये मजबूत स्थिति में थे, और ऐसी कंडीशन में इनके खिलाफ ऐसा अभियान चलाना ये बड़ी बात है। अरबों पर प्राप्त विजय ने उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया, और उसका प्रभाव नांदीपुरी के जो गुर्जर थे तथा जोधपुर के जो प्रतिहार थे उन पर भी हो गया, क्योंकि वो प्रभावशाली सिद्ध हुआ। और भड़ोच वाला जो क्षेत्र था, यानी यहाँ पर भृगुकक्ष की बात हो रही है, जो कि पश्चिमी बंदरगाह भी था और ये गुजरात का हिस्सा है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ के चाहमान शासक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहमान शासक ने भी उसकी प्रभुता को स्वीकार किया, और अपने राज्यकाल में नागभट्ट को केवल एक ही राजा से पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और वह था दक्कन का राष्ट्रकूट वंशीय दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग किसी से हारता ही नहीं था, यही तो समस्या थी। ये जो शासक था, अगर ये अंत तक बना रहता तो निश्चित रूप से जो कन्नौज और आसपास का एरिया था उस पर राष्ट्रकूटों का कब्जा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल तो दक्कन का जो राष्ट्रकूट वंशी राजा था दंतिदुर्ग, उससे ये पराजित होता है। ये राष्ट्रकूटों के अभिलेख से ज्ञात होता है, इनके अभिलेख से जानकारी नहीं मिलती है। वो दंतिदुर्ग का ही अभिलेख है जिससे कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। और ये भी दिया हुआ है कि दंतिदुर्ग ने उज्जैनी पर हमला करके गुर्जर को पराजित किया था, यानी प्रतिहारों को अपने कब्जे में लिया था, और हिरण्यगर्भ दान में दिया था, जो कि आपने पीछे देखा। यह गुर्जर शासक नागभट्ट प्रथम ही था। मतलब जिस समय ये गुर्जरों को पराजित करता है तो उस समय राजा वहाँ का कौन रहता है, उज्जैनी क्षेत्र का, ये नागभट्ट प्रथम था, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं इस पैराग्राफ में। तो ये पराजित होता है और वहाँ पर जो राष्ट्रकूट है उनकी महत्ता सिद्ध होती है। उसके बाद देख लीजिए, दंतिदुर्ग जो है वो यहाँ पे जमने के या पैर जमाने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसका काम जो था वो सिर्फ धौंस दिखाना था। पहले के समय में जो हमले होते थे ना, उसके कई सारे पर्पज होते थे। एक तो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किया जाता था, दूसरा ये होता था कि जैसे किसी प्रतापी शासक को ऐसा महसूस हो जाता था कि कोई आसपास का जो सीमावर्ती राजा है वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, मतलब ज़्यादा ही वो अपने आप को महान समझने लगा है और उसकी सीमाएं बढ़ाने की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में उसे डराना, धमकी देना भी उद्देश्य होता था। तो पहले तो ये चेतावनी भेजते थे कि नहीं, मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो हमला होगा, और उसके बाद नहीं अधीनता स्वीकार करते थे तो हमला करते थे, पराजित करके शर्मिंदा करके छोड़ देते थे। ऐसे होता था, ये भी एक तरीका था। तो ये आंखें दिखाने और धौंस दिखाने का तरीका होता है। अब इसके बाद देखिए, दंतिदुर्ग जो है वो शीघ्र ही वापस लौट आता है, क्योंकि वहां जमने की उसकी कोई खास इच्छा नहीं थी। नागभट्ट के 2 उत्तराधिकारी थे और उसके भतीजे का नाम था कक्कुक और देवराज। तो इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो जिनके विषय में जानकारी नहीं है उसको जाने दीजिए। अब नीचे चलते हैं। देखिए, देवराज का जो उत्तराधिकारी था, मतलब यहाँ पे भतीजों का उल्लेख प्राप्त हो रहा है ना, तो देवराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वत्सराज था, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था। यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो उल्लेख है ये जैन ग्रंथ, अब यहाँ पे जो ग्रंथावली में उल्लेख प्राप्त होता है वो ज़्यादा प्रामाणिक होता है। तो कुवलय माला नाम का और हरिवंश पुराण नाम के जो ग्रंथ हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैन ग्रंथ जो है वो कुवलय माला है और हरिवंश पुराण जो है ये वैदिक ग्रंथ है, जो 18 महापुराण है उसमें से एक है। तो इनमें ये उल्लेख जो है प्राप्त होता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि उसका अधिकार मालवा तथा पूर्वी राजपूताना तक फैला हुआ था, यानी जो राजस्थान और आसपास का इलाका था उसका पूर्वी छोर इसने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद देखिए, राजस्थान से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उससे ऐसी जानकारी मिलती है कि मध्य राजपूताना पर भी उसका अधिकार हो गया था। तो एक बड़े क्षेत्र को उसने अपने कब्जे में लिया था और कुछ शासकों के हिसाब से कन्नौज पर भी अधिकार करने का उसने प्रयास किया, जैसा कि पीछे से ही चलता आ रहा है। लेकिन वहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भंडी वंशीय शासक थे उनके द्वारा इनको पराजित कर दिया गया। यहाँ देख लीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के भंडी वंशी शासक को पराजित भी किया था और राष्ट्रकूटों के अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने गौड़ पर भी हमला किया था और वहाँ के राजा को पराजित किया था। गौड़ का शासक इस समय संभवतः पालवंशीय धर्मपाल था और पालवंशीय धर्मपाल भी महत्वाकांक्षी राजा था, मतलब वो ऐसा नहीं था कि एकदम से दब जाएगा। आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में धर्मपाल का नाम सुना है। तो धर्मपाल के साथ इनका संघर्ष होता है और उत्तर भारत पर दोनों ही अपने दबदबे को बनाए रखना चाहते हैं, तो ये संघर्ष होना लाजमी था। और इस समय दक्षिण से राष्ट्रकूटों का दूसरा आक्रमण होता है। मतलब ऐसा है कि ये जो प्रतिहार लोग हैं ये बीच में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय जो दक्कन वाला क्षेत्र है वहाँ से राष्ट्रकूटों का दूसरा हमला होता है
और राष्ट्रकूट अभिलेखों के हिसाब से राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बारे में हमने पीछे नाम इसका जिक्र देखा है, तो ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया और उसे मरुभूमि में शरण लेने पर विवश किया। मतलब राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र था वहां पर छिपने के लिए मजबूर कर दिया, खदेड़ दिया बिल्कुल। और इस प्रकार से उसने धर्मपाल को भी पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो उस समय तत्काल तौर पर राष्ट्रकूटों का कन्नौज पर हमला हो गया और उसके बाद वहां पर कब्जा भी हो गया। लेकिन ध्रुव की इस तरह का आक्रमण जो था ध्रुव के ऊपर, या जो पालवंशी राजा थे उनके ऊपर, ये अल्पकालिक था। और उसके लौटने के बाद कन्नौज पर धर्मपाल ने आक्रमण करके चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। तो कन्नौज जो है ये बहुत ज़्यादा उलटफेर का सामना करता है। ये पूरा क्षेत्र ये डामाडोल उस समय रहता है, कोई शासक आ रहा है, कोई जा रहा है। तो राष्ट्रकूटों ने इस पर काफ़ी बार कब्जा किया है, लेकिन अंतिम जो इसमें स्थापना होती है वो गुर्जर प्रतिहारों की होती है। अब इसके बाद वत्सराज का जो उत्तराधिकारी था वो नागरभट्ट था और उसका जो राज्यकाल है वो 805 से 833 के बीच का माना जाता है। और अपने पैतृक राज्य को उसने फिर से समृद्धशाली और फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और वो एक पराक्रमी योद्धा सिद्ध होता है। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ये पता चलता है कि उसके शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर हमला किया था और वह पराजित हुआ था। मतलब यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वह युद्ध जो था वह 806 और 808 के बीच में हुआ होगा, ऐसी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे जो संजान का ताम्रपत्र लेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट की पराजय के बाद कन्नौज का नरेश चक्रायुध, जिसे कि बैठा दिया गया था गद्दी पर, ये धर्मपाल के द्वारा काम किया गया था। तो चक्रायुध तथा गौड़ नरेश धर्मपाल ने स्वयं ही गोविंद के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जब इन्हें ऐसा महसूस हो गया कि ये जीत नहीं सकते। तो ऐसे में हथियार डालने के अतिरिक्त और शांति बहाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार से गोविंद तृतीय ने त्रिराज्य संघर्ष में राष्ट्रकूटों की महत्ता साबित की या स्थापित की। उस समय राष्ट्रकूटों का दबदबा चल रहा था और ये जो गोविंद तृतीय था इसका भी उद्देश्य वहां पर पैर जमाना नहीं था, ये सिर्फ अपनी धौंस दिखाने के लिए आया हुआ था। तो ये फिर से वापस अपने राज्य की ओर, यानी जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उधर वापस हो जाता है और घरेलू झमेलों में फंस जाता है। जब वापस आता है तो यहाँ पे उसका जो पर्सनल मैटर रहता है उसमें वो उलझ जाता है। उत्तर भारत में गोविंद तृतीय की अनुपस्थिति से जब ये क्षेत्र जीता तो वहाँ पे इसे विराजमान हो जाना चाहिए था और वहाँ पे अपने शासन की स्थापना करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जीत कर वहाँ पे धमकी देकर छोड़ देता है और सभी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर वापस लौट आया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जीता था वहाँ फिर से स्थितियाँ बदलने लगती हैं और बदलती हैं तो यहाँ नागभट्ट को फिर से अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल जाता है। उसने कन्नौज पर हमला कर दिया और वहाँ के राजा चक्रायुध को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये सब चीज़ें दिखाई देती। तो यहाँ परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। अब देखिए कन्नौज का जब पतन का समाचार मिलता है, कन्नौज का पतन क्या होता है, मतलब चक्रायुध को वहां से हटा दिया जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो ये सूचना जब धर्मपाल के पास पहुंचती है, चूंकि चक्रायुध को राजा उसी ने बनाया था, तो धर्मपाल नागभट्ट से बदला लेने का या उसके खिलाफ मोर्चा लेने का निश्चय करता है। क्योंकि कन्नौज नरेश चक्रायुध को धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था, परंतु इस संघर्ष में धर्मपाल पराजित हो जाता है। और इन विजयों के अतिरिक्त मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख के हिसाब से उसने आनर्त का मतलब है उत्तरी काठियावाड़, अर्थात जो गुजरात का उत्तरी हिस्सा है, उसके अलावा मालव, किरात, मालव मतलब मालवा, किरात का मतलब है कि हिमालय का जो अंजलि यानी आंचलिक राज्य था उसकी अगर बात की जाए, तथा तुरुष्क जो था ये पश्चिमी भारत का जो मुस्लिम साम्राज्य, उस समय अरबों का पूरा वहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो गया था, तो उसको कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वत्स यानी कौशाम्बी प्रदेश और मत्स्य यानी जो पूर्वी राजपूताना विराटनगर वाला क्षेत्र, उसे कहा जाता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र था इस पर हमला करके उन्हें जबरदस्ती छीन लिया। मतलब यहाँ पे ये जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, ये मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख था उससे सूचनाएं प्राप्त होती। और इस प्रकार से नागभट्ट द्वितीय अपने वंश के विलुप्त गौरव को पुनः प्राप्त करने में सफल होता है। ये छीनने का काम किसने किया था, ये नागभट्ट द्वितीय का काम था, जो कि अपनी शक्ति एकत्रित कर रहा था और अंत में धर्मपाल को भी पराजित कर देता है। तो उसका रास्ता रोकने वाला कोई था नहीं। तो ऐसी सूचना इसमें प्राप्त होती है। जो यहाँ पे अभिलेख है, और अभिलेख किसका है, ये ग्वालियर अभिलेख है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आ सकता है कि मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें कौन कौन सी घटनाओं की सूचना मिलती है। तो आप देख लीजिए, नागभट्ट द्वितीय का जो यहाँ पे पूरा अभियान है बड़े क्षेत्र पर, उसे हम देख रहे हैं। नागभट्ट द्वितीय का समय गुजर जाता है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है वो रामभद्र होता है और इसका जो शासनकाल है वो 833 से लेकर 836 के बीच का होता है। मतलब केवल 3 साल तक ये शासन करता है। तो 3 साल तक शासन कर रहा है तो क्या राज्य किया होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये अशांति और अव्यवस्था तथा संकटों से घिरा हुआ राज्यकाल था। मतलब ये चैन से शासन नहीं कर सका। और इस संकटपूर्ण स्थिति का पता वराह तथा दौलपुर अभिलेखों से चलता है, जिसमें उसके पिता द्वारा दिए गए दान जो है वो क्रमवार नहीं रह सके और बाद में उसके उत्तराधिकारी मिहिर भोज के समय में उनका पुष्टिकरण किया गया। मतलब जो दान व्यवस्था थी वो भी सुचारू तरीके से नहीं चल पाती, अर्थात ये शासन को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाता है। और मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें भी रामभद्र के शासनकाल को, जो उस समय की संकटकालीन परिस्थितियां थी, उसका ब्यौरा वहां से प्राप्त होता है। यथासंभव ये संकट, अच्छा यहाँ पे बार बार संकट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो संकट असल में था क्या।
संकट यहाँ पे पाल नरेश के आक्रमण का रहा होगा, ये अंदाजा है। पालों की शत्रुता इनके साथ पहले से ही थी, हालांकि क्षणिक तौर पे धर्मपाल पराजित हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुश्मनी वहीं समाप्त हो जाती। तो पाल शासकों का हमला का जो पूरा यहाँ पे संभावना होती है वो बनी रहती है, और उनके राज्य के विस्तार के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से कह पाना कठिन है। इतना निश्चित है, यहाँ पे कुछ चीज़ें परफेक्ट हैं तो उन्हें आप जान लीजिए। इतना निश्चित है कि ग्वालियर का प्रदेश उसके अधीन था, क्योंकि यहाँ पे वाइल भट्ट नाम का पदाधिकारी उसकी ओर से शासन कर रहा था। ये आप देख रहे हैं, यह तथ्य उसके शासनकाल के एक अभिलेख से प्राप्त होता है जो कि ग्वालियर से मिला है। रामभद्र का उत्तराधिकारी, जैसा कि आपने पीछे देखा, ये मिहिर भोज प्रथम है, और इसका जो शासनकाल है वो अच्छा खासा लंबा है। इसे आप देख रहे हैं, ये 836 से लेकर 885 तक है, तो निश्चित रूप से ये योग्य शासक रहा होगा। और मिहिर भोज अपने वंश का सबसे पराक्रमी राजा था। इसने अपने पिता के कमजोर शासनकाल में फिर से एक नया जीवन डाल दिया, मतलब उसे सुगठित करने का प्रयास किया, और उसमें वो सफल भी रहता है। इसके बाद आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भोज, मिहिर भोज अर्थात भोज शॉर्टकट में कहा गया है, इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसके द्वारा बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार करना। बुंदेलखंड जो कि इनके हाथ से फिसल गया था, उस पर ये फिर से कब्जा कर लेता है। बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था, इससे पहले वो गुर्जर प्रतिहारों के कब्जे में था, लेकिन रामभद्र के कमजोर शासन का लाभ उठाकर संभवतः चंदेलों ने वहां पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। मतलब पहले क्या था, ये प्रतिहारों के पास ही था। प्रतिहार मतलब यहाँ पे मिहिर भोज की ही बात हो रही है, या उसके जो पूर्वज हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे बीच में आप देखेंगे कि रामभद्र का कमजोर शासन स्थापित होता है, तो जो स्वतंत्र महत्वाकांक्षी सामंत होते हैं या राजा होते हैं, उसमें चंदेलों का नाम आता है, ये यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन मिहिर भोज ने क्या किया, कालिंजर और जो मंडल वाला क्षेत्र था वहाँ पे फिर से अधिकार कर लिया और बुंदेलखंड को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यह जो तथ्य है, जो तथ्य आपने देखा, ये बराह अभिलेख जो है उससे स्पष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से भोज ने राजपूताने पर भी अपनी प्रतिभा को, या जो प्रभुत्ता है, उसको पुनः स्थापित किया। रामभद्र के शासनकाल में मंडौर की प्रतिहार शाखा ने इस भूभाग पर अपनी प्रभुता को स्थापित कर लिया था, और वो आज़ाद घोषित हो गए थे। मतलब बगावतें जगह जगह सिर उठाने लगी थी। राजा जब कमज़ोर पड़ता है तो विद्रोह होने लगते हैं राज्य में, और जितने भी महत्वाकांक्षी सरदार या धनी लोग होते हैं वो अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी, लेकिन भोज ने इन सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया, और इसका पता चलता है दौलतपुर और प्रतापगढ़ के अभिलेखों से। इसके बाद देखिए, यहाँ के जो अभिलेख हैं इनसे ये जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, कहला अभिलेख है, और इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि सरयू पार का जो कलचुरी वंशीय गुणाम बोधिदेव था, ये नाम है, राजा का नाम है, और ये कलचुरी शासक है। इसने क्या किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसने भोजदेव से भूमि प्राप्त की थी, और अधिकांश विद्वान इस भोज को प्रतिहार मिहिर भोज मानते हैं। मतलब ये जानकारी जो है ये कहला अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें ये दर्ज किया गया है कि सरयू नदी जो है उसको पार करके उधर जो कलचुरी डायनेस्टी का रूल था, वहाँ पे तत्कालीन राजा था गुणाम बोधिदेव, और यह जो था ये भोजदेव नाम के किसी शासक से कुछ जमीन जो है वो एहसान के तौर पर प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विद्वानों का ऐसा गेस वर्क है या अंदाजा है कि ये जो भोज था ये कोई और नहीं, मिहिर भोज ही था। और इससे ये स्पष्ट होता है कि सरयू पार का जो तत्कालीन कलचुरी वंशीय क्षेत्र था वो पूरी तरह से मिहिर भोज के कब्जे में आ गया था, क्योंकि इससे जमीन मांगकर वहाँ पे राज्य करना, यानी इसकी दया पर निर्भर रहना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि यह राजा के अधीन यानी मिहिर भोज के अधीन हो गया था। जयपुर से एक चाटसू नाम का अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इसमें गुहिल वंशीय हर्ष राजा भोज का, ये आप देख रहे हैं, गुहिल वंशी हर्ष ये राजा भोज का सामंत था, और उसकी ओर से संभवतः उसने गौड़ के राजा से युद्ध किया था। जो गुहिल वंश है उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है, और ये कहाँ से मिलती है, तो जो चाटसू अभिलेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देख लीजिए, इसी प्रकार से 822 ईस्वी का जो पहेवा अभिलेख है उससे ये सिद्ध हो जाता है कि पंजाब पर विशेष रूप से जो करनाल वाला इलाका है, मतलब पंजाब का पूरा जो बड़ा इलाका पहले का था अविभाजित भारत का, तो उस समय करनाल प्रदेश पर भोज का अधिकार था। और इस प्रकार से काठियावाड़ पर भोज का प्रभाव पता चलता है। मतलब आप देख रहे हैं कि पूरा उत्तरी इलाका, पश्चिमी इलाका, और उसके बाद दक्षिण में काठियावाड़ तक चले आए। तो काठियावाड़ पर भोज के प्रभाव का पता उसके ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होता है, और उसमें क्या सूचना मिलती है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बलवर्मन नाम के शासक का उल्लेख है, और कुछ विद्वानों के हिसाब से बलवर्मन भोज के सामंत के रूप में काठियावाड़ में राजा बना हुआ था या शासन कर रहा था। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता था तो उसमें राज्यपाल लोगों की नियुक्ति होती थी, यानी गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। तो ये यहाँ पर गवर्नर की हैसियत से काम कर रहा था, ये अंदाजा है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, जो कि हमें मुख्य तौर पर देखनी है, तो उसमें आप भोज के 3 अभिलेखों को देख सकते हैं। इसमें विक्रमी संवत दर्ज है 832-833। इसके 2 अभिलेख जो है ये ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, और एक जो लेख है वो ग्वालियर जिले का जो सागरताल नाम का स्थान है वहाँ से मिला है। और ये जो 3 अभिलेख हैं इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर वाला इलाका था वो कभी मिहिर भोज के अधीन था। इसे आप देख लीजिए। और उसके बाद मिहिर भोज का संघर्ष किससे होता है? जब इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है, तो संघर्ष या शत्रुता लोगों से न हो ऐसा नहीं हो सकता। बड़े क्षेत्र में राज्य करने वाला राजा ये शांति से कभी नहीं बैठ सकता, उसे हमेशा युद्ध लड़ने पड़ते हैं अगर उसे बने रहना है, अपनी सत्ता को बनाकर रखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दक्कन के जो राष्ट्रकूट हैं वो फिर से सिर उठाते हैं।
इनकी एक आदत रहती है, जब कोई फैलने लगता है ना उत्तर में, तो ये धमकी देने के लिए, धौंस दिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकते नहीं हैं, ये वापस अपने घर लौट आते हैं। तो इस प्रकार से इनका आना जाना लगा रहता है। तो फिर से एक बार राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष होता है, और इसे आप देख लीजिए। वह राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय दोनों का समकालीन था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मिहिर भोज, ये अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय इनका समकालीन था। अमोघ वर्ष का जो निर्बल शासन था, उसका लाभ उठाकर भोज ने उज्जैन प्रदेश पर अधिकार करते हुए नर्मदा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। नर्मदा जो है ये बीच में विभाजक रेखा है, तो यहाँ तक ये अपना विस्तार कर लेता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा मालूम होता है कि अमोघ वर्ष के गुजरात के सामंत ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज से लोहा लिया था और उसे पराजित किया था, यानी उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। नर्मदा वाला क्षेत्र अपने कब्जे में लेता है, लेकिन गुजरात की ओर जब वो पैर पसारता है पश्चिम दिशा की ओर, तो वहाँ पर जो राष्ट्रकूटों के राज्यपाल हैं वो इनका सामना करते हैं। मतलब ये कृष्ण द्वितीय के बारे में है, और इसमें इसे पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया संभवतः सफलता कभी राष्ट्रकूटों को मिलती थी, कभी प्रतिहारों को मिलती थी। तो संघर्ष दोनों ओर से चल रहा था, कभी कोई भारी हो जाता था, कभी कोई भारी हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डायनेस्टी में सब एक के बाद एक योग्य ही निकले। ऐसा किसी वंश में नहीं होता या किसी परिवार में नहीं होता। परिवार के सारे सदस्य एक समान विलक्षण प्रतिभा वाले नहीं होते, उसमें से कुछ जो विरले लोग होते हैं वही इस प्रकार के होते हैं। बाकी जो है वो सामान्य वैरायटी के होते हैं और कुछ एकदम निकृष्ट होते हैं। ये हर परिवार का हिस्सा होता है, और वैसे ही ये वंशावलियाँ भी थी। तो यहाँ जब राष्ट्रकूट कमज़ोर पड़ते थे तो प्रतिहार हावी हो जाते थे, और प्रतिहार कमज़ोर पड़ते थे तो राष्ट्रकूट आकर बैठ जाते थे। ये स्थितियाँ आपने देखी। अतः मिहिर भोज के शासनकाल में यह झगड़ा जो है ये निर्णायक नहीं रहा, मतलब इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया, चलता रहा, वैसे ही खिंचा रहा। इस प्रकार से गौड़ वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे पाल नरेश देवपाल के साथ भी संघर्ष इसका चलता है, और इसमें इसे सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। मतलब जीतता भी है, हारता भी है। तो ये जीत हार का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये पूरा शासन क्षेत्र जो इसका विशालकाय है वो बना रहता है। ये संघर्ष इसलिए नहीं होते हैं कि वो बंगाल पर कब्जा करना चाहता था और जो दक्कन का एरिया है उस पर कब्जा करना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसकी प्रभुत्ता बनी रहे, तो उतनी बनी रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए उपर्युक्त वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है कि मिहिर भोज का राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक, ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी इसकी राज्य की सीमा है, उत्तर में हिमालय की तराई तक तथा पूर्व में पाल राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वहां तक फैला हुआ था, दक्षिण में बुंदेलखंड और कौशाम्बी तक, और पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां पे सौराष्ट्र तक ये फैला हुआ था। तो इतना बड़ा क्षेत्र इसके कब्जे में था। तो ये कोई मामूली शासक नहीं रहा होगा, और इसके अंतर्गत राजपूताना का अधिकांश भाग भी आ जाता है। अब यहाँ पर एक अरबी यात्री का ब्यौरा प्राप्त होता है जो कि है सुलेमान। उसने अपने ब्यौरे में लिखा है, यानी वर्णन में लिखा है कि जुज्र के राजा का वर्णन किया है। ये एक नाम है, तो मिहिर भोज के संबंध में ही ये संबोधन इस्तेमाल किया गया है। असल में अरबी जो होते थे या जो बाहर से आने वाले विदेशी होते थे वो यहाँ के शब्दों का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते थे। जैसे आप देख रहे हैं सिंध को हिंद कहते थे, स को ह बोलते थे, और सिंध के उस पार बसा हुआ क्षेत्र जो है वो सिंधुस्तान होना चाहिए था, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया हिंदुस्तान। ऐसे ही चीन वाले जो है वो कुछ और नाम बुलाते थे। तो ये लोग बोल नहीं पाते थे, यहाँ की जो क्लिष्ट भाषा थी उसका उच्चारण नहीं कर पाते थे। देखिए, तो मिहिर भोज के संबंध में ये सूचना थी जो कि सुलेमान के वर्णन से प्राप्त होती है। और सुलेमान था कौन? तो ये अरबी यात्री था। और मिहिर भोज की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं जिस पर कि उसने आदिवाराह शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब वो अंकित है। इसे आदिवाराह के नाम से संबोधित किया गया है। वाराह का मतलब यहाँ पे जंगली सुअर नहीं है, वाराह अवतार की बात की जा रही है। मतलब भगवान विष्णु ने जंगली जो वराह होता है अर्थात सुअर होता है उसका अवतार धारण किया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और माता पृथ्वी को उसकी कैद से आज़ाद कराने के लिए। तो यहाँ पे आदि वाराह की उपाधि धारण करना ही अपने आप में बहुत ही गौरव की बात मानी जाती थी, और ये वैष्णव थे, आप जानते ही। इसके बाद देखिए पहेवा प्रशस्ति जो है, यहाँ पे जो प्रशस्ति अभिलेख होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखते हैं, तो वैसे ही पहेवा प्रशस्ति से भोज की अंतिम तिथि जो है वो 884 ज्ञात होती है। अतः 885 के लगभग इसकी मृत्यु हो गई होगी ऐसा माना जाता है। मतलब ये अपने जीते जी राजा बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 में या उसके आसपास गद्दी पर बैठता है। और जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है जिसमें कि कश्मीर के राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है, उससे ये ज्ञात होता है कि पश्चिम का जो पंजाबी क्षेत्र था, मतलब पंजाब का इलाका था, जो कि उसके पिता के द्वारा विजित किया गया था। आपने देखा कि उसके साम्राज्य की सीमाएं कितनी फैली हुई थी। तो जो मिहिर भोज के द्वारा जीता गया था वो उसके हाथ से निकल गया, महेंद्रपाल के हाथ से। वो जितनी भी पूरी उधर की साम्राज्य की स्थितियां होती है, जमीन होती है, वो निकलती जाती है। कश्मीर के शासक शंकर वर्मन के द्वारा उसको जीत लिया गया, परंतु पूर्वी पंजाब ये निश्चित रूप से उसके अधीन रहता है। केवल जो पश्चिमी हिस्सा था वही इसके हाथ से निकलता है। अब देखिए, यहाँ जो पश्चिमी पंजाब था उसको छोड़कर अपने पिता द्वारा दिए गए बाकी साम्राज्य को महेंद्रपाल ने सुरक्षित रखा। तो ये भी योग्य पिता का योग्य पुत्र था, बस एक छोटा सा क्षेत्र इसके हाथ से स्किप होता है। और यह जो राज्य वर्ष है ये 2 और 19 के साथ अभिलेख, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि जो जानकारियां हैं
उसमें ये कहा गया है, यहाँ वाक्य उतना स्पष्ट नहीं है लेकिन ये कहने का तात्पर्य है कि उसके राज्यकाल के, उसका राज्यकाल लंबा रहता है, अभी जो उसकी अंतिम तारीख है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो राज्यकाल का जो दूसरा वर्ष था और 19वां वर्ष था, उसके करीब 7 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं और ये दक्षिणी बिहार तथा उत्तरी बंगाल से मिले हैं। तो इनकी जो अवस्थिति है उसको आप ध्यान दीजिएगा। और इनसे ये सूचना प्राप्त होती है कि उसने पाल शासकों से मगध तथा उत्तरी जो बंगाल वाला क्षेत्र था वो जीत लिया था, अर्थात ये भी जीतने वाला जो सिलसिला है उसको जारी रखता है। महेंद्रपाल के अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी जिला तथा अवध से भी मिले हैं, मतलब यूपी से आप देख रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, एक बड़ा क्षेत्र जो इसके पिता के अधिकार में था, वहाँ से इसके भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन अध्ययनों से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि इसके साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर, हिमालय का जो तराई इलाका है वहाँ से लेकर विंध्य क्षेत्र तक और पूर्वी समुद्र से लेकर, यानी बंगाल का जो अंतिम इलाका है वहाँ से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ नीचे का जो त्रिकोणीय हिस्सा अपने देश का है उसको निकाल दिया जाए तो बाकी पूरा क्षेत्र लगभग इसके कब्जे में था। इसके बाद आगे चलते हैं तो महेंद्रपाल जो था ये काफ़ी ज़्यादा विद्वानों का प्रेमी था, उनका प्रशंसक था। यहाँ आप देख रहे हैं विद्वानों को ये आश्रय दिया करता था और इसकी सभा में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहा करता था। यहाँ देखिए विद्वानों के बारे में ध्यान दीजिएगा। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे जिससे कि तत्कालीन भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है उस पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रकाश पड़ता है, यानी हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है। इसके बाद अब महेंद्रपाल की पूरी जो जीवन अवधि है उसे आपने देखा। इनकी मृत्यु होती है 910 ईस्वी के आसपास और इनके बाद जब तक ये जीवित रहता है तब तक राजा रहता है। इनके बाद सिंहासन पर संभवतः इसके 2 पुत्र, जिसमें कि भोज द्वितीय और महेंद्रपाल प्रथम है, वो आपस में संघर्ष करने लगते हैं, मतलब कौन बैठेगा, दोनों में युद्ध होता है। और युद्ध प्रारंभ में भोज की विजय के रूप में सामने आता है, मतलब जब युद्ध होता है तो शुरुआत में भोज जीत जाता है। भोज द्वितीय की बात हो रही है और 910 ईस्वी से लेकर 913 तक वो शासन करता है, मतलब 3 साल तक। लेकिन कुछ ही समय बाद महीपाल जो है ये सिंहासन को प्राप्त करने का फिर से प्रयास करता है और यहाँ पे चंदेला राजा जो हर्षदेव हैं, जिनकी आपने पीछे देखा था कि इनकी बगावत को दबाया जाता है, तो ये यहाँ सपोर्ट कर देते हैं। और इस बार महीपाल चंदेल नरेश हर्षदेव के सहयोग से अपने भाई को पराजित कर देता है, यानी भोज द्वितीय को पराजित कर देता है और कन्नौज का जो पूरा क्षेत्र है ये इसके अधिकार में आ जाता है। अब यहाँ देखिए जब यहाँ तक स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, मतलब अब महीपाल का रूल स्थापित हो जाता है। तो महीपाल प्रथम जो था इसका राज्यकाल 913 से लेकर 945 के बीच का स्वीकार किया जाता है और 3 अन्य नाम भी इसके मिलते हैं, जिसमें कि विनायकपाल, हेरम्बपाल और क्षितिपाल। ये सब इसी के संबोधन है, इसकी टाइटल है जो कि समय समय पर इसने एज्यूम की थी। ये काफ़ी प्रतापी शासक था, यद्यपि कि इसे प्रारंभ में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। सभी की जो सफलता होती है वो तुरंत ही प्रयास करते ही नहीं मिल जाती है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रयास करते हैं और तुरंत सक्सेसफुल हो जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आप प्रयास करना मत छोड़ें। कंपटीशन में भी ये चीज़ लागू होती है और यहाँ भी लागू होती है, तो इसे आप देखिएगा। गृह युद्ध से छुटकारा पाते ही, मतलब पहले तो उसे अपने भाई से निपटना पड़ता है, सिंहासन प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद राष्ट्रकूट आकर टूट पड़ते हैं और राष्ट्रकूटों से उसे युद्ध करना पड़ता है। काम्बे का जो ताम्रपत्र लेख है उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने मालवा पर हमला कर लिया था और उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। ये चीज़ हमने पीछे देखी है। और इस आक्रमण के समय इंद्र का सामंत चालुक्य नरेश नरसिंह भी उसके साथ था। महीपाल पराजित होकर भाग जाता है, तत्काल में उसे भागना पड़ता है, परंतु अपने पूर्वजों की तरह इंद्र तृतीय भी कुछ समय तक ही वहां टिकता है। राष्ट्रकूटों को आपने पहले भी देखा है कि ये बस आते हैं, धमकाकर चले जाते हैं, तो ये वापस लौट जाता है। और जब वापस लौट जाता है तो महीपाल के पास फिर से अवसर आ जाता है, वो कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लेता है। ये पूरी कहानी और व्यवस्था वहां पे अपनी स्थापित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा का फिर से उद्धार करता है, यानी उसे फिर से स्थापित करता है। ये कुछ बातें, मतलब ये राष्ट्रकूटों से जीत नहीं पाता। और इसके बाद देखिए उस जब इतना काम वो कर लेता है तो अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करता है और उसने अपनी विजय यात्रा को प्रारंभ किया। तो इसके जो राजकवि थे, यानी आश्रित कवि थे इसके दरबार में, राजशेखर, उनका जो ग्रंथ है जिसमें प्रचंड पांडव शब्द का संबोधन किया गया है, मतलब ये ग्रंथ का नाम है। प्रचंड पांडव की रचना किसने की थी? ये राजशेखर ने की थी। तो इस ग्रंथ से ये सूचना प्राप्त होती है कि ये किस प्रकार से अपनी दिग्विजय को अंजाम देता है। राजशेखर के हिसाब से महीपाल ने मुरल, जो कि नर्मदा नदी की तटीय जाति थी, इसके अलावा मेखल, यहाँ पे छोटी छोटी जनजातियों के नाम जो तत्कालीन नाम से संबोधित किए जाती थी, उनका उल्लेख प्राप्त होता है। तो मुरल, मेखल कौन होता था? तो ये अमरकंटक प्रदेश में रहने वाले लोग होते थे। और कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र, इसके अलावा केरल, दक्षिण की जो चेर जाति वाला इलाका था उसे, और कुलूत कांगड़ा में रहने वाली जाति, कुंतल यानी मैसूर की जो जाति थी, और रमठ यानी पंजाब की जाति, इन सबको पराजित किया। मतलब वहाँ पे छोटे छोटे रूलर थे, सरदार टाइप के लोग थे जो कि महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, तो ये आसानी से सिर झुकाने को तैयार नहीं होते थे। तो इन सबको नतमस्तक करने का काम इसने किया, यानी अपना जो लंबा चौड़ा विजय अभियान है उसको चलाया। और इसकी जानकारी हमें प्रचंड पांडव से प्राप्त होती है, जिसको कि रचने वाले जो कवि हैं वो इसके दरबारी आश्रित कवि थे और इनका नाम था राजशेखर। इसके बाद आप देख लीजिए महीपाल के बारे में कुछ और सूचनाएं हैं। तो महीपाल ने राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को पराजित किया। अब यहाँ देखिए राष्ट्रकूट जो है वो कमजोर पड़ने लगे हैं। इंद्र थर्ड तक सब कुछ ठीक चलता है,
यानी राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा बनी रहती है, लेकिन उसके बाद के सक्सेसर उतने योग्य नहीं सिद्ध होते हैं और इसी वजह से महिपाल यहाँ बार बार सफल होता है और अपनी पराजय का बदला ले लेता है। महिपाल का साम्राज्य पूर्व में बिहार की पश्चिमी सीमा तक, यहाँ उसके साम्राज्य का विस्तार देख लीजिएगा। महिपाल का साम्राज्य पूर्व में बिहार की पश्चिमी सीमा तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में उसका राज्य पंजाब के कुछ भागों तक और दक्षिण में नर्मदा तक अवश्य ही विस्तृत था। नर्मदा के आगे की बात नहीं कही जा रही। और प्रतापगढ़, इसे प्रतापगढ़ कहा जाता था पहले, मतलब ये बिगड़े हुए शब्द हैं। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ अभिलेख जो है ये इस बात का साक्षी है कि उज्जैन महिपाल का जो शासन क्षेत्र था या राज्य था उसके अंतर्गत आता था। गुना जिले से प्राप्त विनायक देव पाल का जो विक्रम संवत 999 का अभिलेख है उससे ये विदित होता है या ये जानकारी प्राप्त होती है कि यह क्षेत्र भी विनायक पाल यानी महिपाल जो है उसी के राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ विनायक पाल कोई दूसरा राजा नहीं है, ये उसी के संबोधन है। तो ये महिपाल के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्र था, मतलब गुना वाला इलाका, वो भी इसी के कब्जे में था। और 945 के लगभग महिपाल की मृत्यु हो जाती है, ऐसी सूचना यहाँ से प्राप्त होती है। तो इतना हमने देखा। यहाँ एक सारणी बनी हुई है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तरफ कुछ वंशावलियों के नाम दिए हैं और एक तरफ उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो कारुष वंश को आप देखिए, ये बघेलखंड के क्षेत्र में फैले हुए थे। चंद्रवंश, जिसे कि एल साम्राज्य कहा जाता था, ये प्राचीन भारत की बात हो रही है। तो प्राचीन मध्य भारत में क्या अवस्थितियां थी? तो चंद्रवंश यानी एल साम्राज्य ये बघेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक विस्तृत था। यादव वंश की अगर आप बात कीजिएगा तो चंबल, बेतवा और केन नदियों के बीच का जो डेल्टाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो दुआबी क्षेत्र था उसमें ये स्थित था। शंगु वंश की अगर बात की जाए तो इनके अधिकार क्षेत्र में विदिशा, बेसनगर वाला इलाका आता था। यहाँ छोटे छोटे जो राजवंश थे, इनकी स्थापना और जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। इसके बाद कामहरक वंश जो है ये शकों की एक शाखा थी, इन्हें कामहरक कहा जाता था। वैसे ये शक ही थे मूल रूप से। उज्जैन का क्षेत्र इनके कब्जे में था। नागवंश की अगर आप बात कीजिएगा तो विदिशा और ग्वालियर। इसके बाद बोधिवंश की अगर आप बात करें तो जबलपुर, त्रिपुरिया, तेवर वाला इलाका। मगवंश को अगर आप देखें तो बघेलखंड। आभीर वंश को अगर आप देखें तो अहिरवाड़ा यानी विदिशा, झांसी। और वाकाटक वंश जो है इसको अगर आप देखें तो विंध्य क्षेत्र यानी मालवा, विदिशा वाला इलाका, ये इनके अधीन था या इनके क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। ये हमने टेबल देखी। अब इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कुछ और वंशों के बारे में सूचना है। औलिकर वंश है, ये दशपुर, मंदसौर वाले क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाए हुए था। ये सब छोटे छोटे वंश हैं, इसमें से काफ़ी कुछ आपने देखा है, जैसे गुर्जर प्रतिहारों को देखा है। इसके अलावा चंदेल और जो बुंदेला राज्य है उसके बारे में देखा है। तो इसमें जो वंशावलियाँ हैं उन्हें एक बार इस तरीके से देख लीजिए कि प्रीलिम्स में जो प्रश्न है उनमें फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाए। मतलब प्रीलिम्स के जो प्रश्न है वो यहाँ से फंस सकते हैं, ये माना जा सकता है। ठीक है, तो औलिकर वंश ये दशपुर, मंदसौर वाला हो गया। मौखरी वंश को अगर आप देखें तो मालवा, दशपुर, मंदसौर वाला इलाका इनका था। परिव्राजक को देखिएगा तो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, मतलब ये इनका इलाका है, एरिया है। उसके बाद उच्चकल्प राजवंश, ये अंचहरा, सतना वाला जो इलाका है उसको माना जाता है, मतलब इनका क्षेत्र। पांड्य वंश को अगर आप देखें तो जो मैकल क्षेत्र था, आपने पीछे मैकल क्षेत्र के बारे में डिटेल में देखा है, तो ये मैकाल प्रदेश असल में कहा जाता था। अमरकंटक का पूरा क्षेत्र वो इनके अधीन था। गुर्जर प्रतिहारों को अगर आप देखें तो इनका मूल केंद्र उज्जैन था, लेकिन एक बड़े भूभाग पर इन्होंने कब्जा किया था। और अंत में जो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष चलता है उसमें फाइनल जो सक्सेस प्राप्त होती है वो इन्हीं को प्राप्त होती है। उसके बाद नीचे आप गुट्टिल वंश को देख रहे हैं, तो ये जो गुट्टिल वंश है ये मंदसौर इलाके में फैले हुए थे। चंदेलों को आपने देखा, ये छोटे से थे लेकिन काफ़ी उपद्रवी थे। बुंदेलखंड में ये बार बार खड़े हो जाते थे। उसके बाद कच्छ पटाच वंश जो है ये ग्वालियर का था। तोमर वंश ये ग्वालियर का है। बुंदेला राज्य ये बुंदेलखंड का हो गया। अब यहाँ पे मराठाओं की शाखा आप देख रहे हैं, तो होलकर वंश ये इंदौर का हो गया। सिंधिया जो है ये ग्वालियर के, मतलब गुना ग्वालियर क्षेत्र इनका। और नवाब जो थे ये भोपाल में थे। तो ये पूरा अवस्थिति है, मतलब हमने प्राचीन भारत से शुरू किया था और मध्य से लेकर जो आधुनिक स्थितियाँ थी वहाँ तक कवर किया है। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। तो आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जिसमें कि आप अभिलेखों को देखेंगे। अभिलेख हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में एक प्रामाणिक और ठोस साक्ष्य मिलता है। मतलब हम किसी बात को सबूत के साथ कह सकते हैं। तो यहाँ ये सबूत हैं। तो इन सबूतों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।